अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 8th लेक्चर है। वीक 5 है और कोर्स हमारा है लीनियर कंट्रोल सिस्टम। आज के टॉपिक में से आज के लेक्चर में से हम जो है टाइम रिस्पांस को स्टडी आउट करेंगे, क्या ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, और डिफरेंट सिस्टम के रिस्पांसेस को स्टडी आउट करेंगे कि किस तरह हमारे पास वो रिस्पांस करती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 3 जो थी वो डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी, और उसमें से किस तरह स्टेट स्पेस वेरिएबल्स क्या चीज़ होती है वो हमने स्टडी आउट की थी। फिर ट्रांसफ़र फंक्शन की कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं वो हमने डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी। सो आज के जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा होगा टाइम रिस्पांस की हमारे पास क्या चीज़ होती है। फिर इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को स्टडी आउट करेंगे, और लास्ट में से हम फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम को स्टडी आउट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, फर्स्ट हमारे पास टाइम रिस्पांस। एक्चुअली हमारे पास जो टाइम रिस्पांस होती है, हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन होती है वो हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक को हम कहते हैं पोल्स और दूसरे को हम कहते हैं ज़ीरोस। पोल्स हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, अगर उनकी वैल्यूज़ हमारे पास ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इनफाइनाइट हो जाती है, और ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होते हैं उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं। जो ज़ीरोज़ होते हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन, ये हमारे पास लेप्लास वेरिएबल की वो वैल्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ज़ीरो हो जाती है, और एक्चुअली ये हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यूज़ में से उसकी वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट करती है। सो पोल हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ है, और इसकी वजह से हमारे पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज़ होती हैं, या इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाती है, जबकि ज़ीरो की वजह से हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू होती है वो ज़ीरो की तरफ जाती है। इट मीन कि अगर हम इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लें या ये वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद ना हो तो इसकी वजह से हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन पर ये इफ़ेक्ट आ सकते हैं। सो ये हमारे पास एक सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, जिसमें से हमारे पास सी ऑफ एस है, और वो हमारे पास बराबर है s+2 डिवाइडेड बाई s इंटू s+5। अब जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास सॉल्वेबल नहीं है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई s प्लस b डिवाइडेड बाई s+5। a b की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले तो वो हमारे पास 2/5 आ जाती है और s/5 आ जाती है। सो अगर हम इसको पुट कर ले और इसका इन्वर्स लेप्लास ले ले तो इससे हमारे पास जो c ऑफ t है वो हमारे पास 2/5 प्लस 3/5 इंटू e⁻⁻5t आ जाती है। सो ये हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारे पास इन टाइम डोमेन वो इस तरह कैलकुलेट हो जाती है। सो हमारे पास जो इनपुट है अगर वो हमारे पास 1/s के बराबर हो, और आउटपुट हमारे पास, और जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास s+2 डिवाइड बाई s+5, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इससे हमारे पास 1/s के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, इससे हमारे पास आउटपुट c ऑफ s कैलकुलेट हो जाती है। इट मीन्स कि अगर हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को देख ले और इसको अगर हम इसकी वैल्यूज़ को ड्रॉ कर ले इन द एस प्लेन में हमारे पास एक इमेजिनरी और एक रियल एक्सिस होती है। सो अगर हम इसको ड्रॉ कर ले तो एक हमारे पास s+2 है जो एक्चुअली अगर हम s की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास -2 के बराबर आती है, वेयर -2 रिप्रेजेंट द ज़ीरो ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, और हमारे पास जो नीचे वैल्यू है वो s+5 के बराबर है, तो इट मीन s हमारे पास -5 के बराबर है। सो -5 रिप्रेजेंट द पोल्स ऑफ द ऑफ दिस ट्रांसफ़र फंक्शन। तो एक ज़ीरो इस ट्रांसफ़र फंक्शन में हमारे पास एक ज़ीरो है और वो -2 है, और एक ही पोल है और वो हमारे पास बराबर है -5 की। सो अगर हम इसको देख लें तो एक पोल हमारे पास जो है ट्रांसफ़र फंक्शन की वो हमारे पास, इसमें से हमारे पास एक इनपुट पोल है, एक आउटपुट पोल होती है। एक हमारे पास जो सिस्टम को हम इनपुट देते हैं एक उसकी हमारे पास पोल आ जाती है जो हमारे पास 1/s के बराबर है। सो वो हमारे पास एट द ओरिजिन जो है वो होती है। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम में कि जो सिस्टम पैरामीटर्स है, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एक्चुअली हमारे पास सिस्टम की रिस्पांस होती है। तो एक उसमें से एक हमारे पास ज़ीरो है और एक हमारे पास है वो पोल है जो हमारे पास -2 और -5 के बराबर आती है। सो हमारे पास जो आउटपुट
इक्वेशन आती है इन टर्म्स ऑफ द पोल्स एंड ज़ीरोज़, तो वो हमारे पास s/5 2/5 डिवाइड बाई s प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई s प्लस 5 आती है। लेकिन जब हम इसके ऊपर ये तो हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म में ऐसी थी, लेकिन जब हम इसके ऊपर इन्वर्स लेप्लास अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास टाइम डोमेन में कन्वर्ट करती है, तो ये हमारे पास इसका जो इक्वेशन c(t) आती है वो हमारे पास 2/5 प्लस 3/5 e⁻⁻5t। सो इसमें हमारे पास दो किस्म के रिस्पॉन्सेज आते हैं। एक रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फोर्स्ड रिस्पॉन्स और एक को हम कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। एक्चुअली एक तो हमारे पास पोल्स और ज़ीरो का कंसेप्ट है कि हमारे पास इनपुट पोल्स होते हैं और आउटपुट जो सिस्टम पोल्स होते हैं। इनपुट पोल्स वो होते हैं जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं। अब इनपुट की फॉर्म चेंज है तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास उसके नंबर ऑफ़ पोल और उसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है वो भी हमारे पास चेंज होंगे। लेकिन अगर हमारे पास और फिर हमारे पास सिस्टम पोल्स एंड ज़ीरो है तो वो हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। सो एक हमारे पास होती है फोर्स्ड रिस्पॉन्स और दूसरी हमारे पास होती है नेचुरल रिस्पॉन्स। सो हमारे पास जो नेचुरल रिस्पॉन्स होती है एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि किस तरह हमारे पास जो सिस्टम है वो एनर्जी डिसिपेट करती है या किस तरह वो एनर्जी एक्वायर करती है। एक्चुअली ये हमारे पास इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। और जो नेचर ऑफ दूसरा हमारे पास जो है फोर्स रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली ये हमारे पास डिपेंड करती है, हमारे पास इनपुट पर डिपेंड करती है कि हमारे पास इनपुट की नेचर किस तरह है, तो वो हमारे पास इनपुट रिस्पॉन्स को फोर्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। सो नेचुरल रिस्पॉन्स हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स होती है और जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स होती है ये हमारे पास इनपुट रिस्पॉन्स होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसमें हमारे पास R(s) इनपुट है, G(s) हमारा आउटपुट है। सो वो उसकी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास आउटपुट जो है वो आती है a डिवाइडेड बाई s into s प्लस a के बराबर आती है। अच्छा, इसमें से हम डिफरेंट टर्म्स को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, ये हमारे पास उस टाइम को डिस्क्राइब करती है जिस पे हमारे पास जब हमारे पास जो टाइम है। अच्छा, इसमें से हम डिफरेंट टर्म्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट एक्चुअली हमारे पास उस टाइम को डिस्क्राइब करती है कि कितना टाइम हमारे पास लेती है जब हमारे पास एक स्टेप्स रिस्पॉन्स जो है वो 63% जो भी फाइनल वैल्यू है उस फाइनल वैल्यू की 63% तक जब वो हमारे पास राइज़ करती है। सो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है और उसकी फ़ाइनल वैल्यू हमारे पास कुछ है, तो उस फाइनल वैल्यू का जो 63% है, जितने टाइम में हमारे पास वो सिस्टम उस 63% की वैल्यू तक पहुंचेगा, उस वैल्यू को हम कहते हैं, उस टाइम को हम कहते हैं, उस जितने टाइम में वो पहुंचेगा उस टाइम को एक्चुअली हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा हमारे पास राइज टाइम है। तो राइज टाइम हम एक्चुअली इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी एक वेव फॉर्म जब वो 0.1 से 0.9 तक जो भी इसकी फ़ाइनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उसकी फ़ाइनल वैल्यू 1 है तो इट मीन 0.1 से लेके 0.9 तक अगर उसकी फ़ाइनल वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 हो गई तो फिर ये वैल्यू 0.1 और 0.8 की वैल्यू 0.9 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर मतलब ये एक्चुअली परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है। सो जब भी एक वेव फॉर्म हमारे पास 0.1 से लेके 0.9 इन द टर्म्स ऑफ सेकंड अगर हम उसको लेते हैं, कितने टाइम में ये 0.1 से 0.9 तक पहुंच गए उस टाइम को हम कहते हैं राइज टाइम कहते हैं। लेकिन ये राइज टाइम हमारे पास डिपेंड करेगा फाइनल वैल्यू पर। अब 0.9 जो है ये हर एक सिस्टम के लिए या हर एक वेव के लिए चेंज होगा। मतलब अब 0.9 जो है अगर हम उसकी फ़ाइनल वैल्यू अगर 1 है तो ये हमारे पास 0.9 आएगी। लेकिन अगर उसकी फ़ाइनल वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पे चली गई तो फिर ये हमारे पास 90 पे जो है वो आ जाएगी। तो फिर 100 से लेके 90 तक जब वो राइज़ करेगा तो कितने टाइम में ये राइज़ करेगा, उस टाइम को हम कहते हैं राइज़ टाइम। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फार्मूला कि हमारे पास जो राइज़ टाइम है वो हमारे पास बराबर है 2.2 डिवाइडेड बाई a। अब a की वैल्यू हमारे पास वो हमें कैलकुलेट करते हैं हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन से कि वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है।
फिर हमारे पास है सेटलिंग टाइम हमारे पास है। सो सेटलिंग टाइम हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि वो टाइम जिसमें हमारे पास जो है कोई भी रिस्पांस पहुंच जाए या जो है वो स्टे करे विद इन द 2% ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो 1 के बराबर है, सो जो उसका जो 2% है, जब भी हमारे पास वो रिस्पांस उस वैल्यू तक पहुंच जाए या वो वहाँ पर स्टे कर ले उस फाइनल वैल्यू की 2% में से, तो उस टाइम को हम कहते हैं सेटलिंग टाइम। इट मीन कि वो हमारे पास सेटल हो चुकी होती है, कि मतलब उसकी वैल्यू और फ्लक्चुएट हमारे पास नहीं करती। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फार्मूला की टी एस हमारे पास बराबर होती है 4 डिवाइडेड बाई ए के। सो अगर हम इस ग्राफ में से देख लें, सो इस ग्राफ से हमें कैलकुलेशन या उनकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करने का थोड़ा सा मतलब वो इजी हमारे पास हो जाती है। ये हमारे पास एक वेवफॉर्म है जो हमारे पास 0 से लेके हमारे पास वो 1 तक राइज़ करती है। सो 0.1 से लेके 0.9 तक, सो ये टाइम हमारे पास है राइज़ टाइम, ये हमारे पास हो गई, राइज़ टाइम हमारे पास हो गई। दूसरा हमारे पास है टाइम कांस्टेंट हमारे पास था। सो 0 से लेके इस वैल्यू तक, दैट इज़ 63% सो ऑफ द फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू हमारे पास 1 है, सो उसका 63% हमारे पास ये 0.63 आएगा। सो ये हमारे पास हो जाती है टाइम कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं। दूसरा हमारे पास था सेटलिंग टाइम। सो अगर हम टी एस को देख लें, अगर हम सेटलिंग टाइम को देख ली, तो टी एस हमारे पास यहाँ पर वेवफॉर्म में ये वाली, ये हमारे पास है सेटलिंग टाइम। सो हमारे पास जो सेटलिंग टाइम है वो कितने टाइम है, हमारे पास जो वेवफॉर्म है वो सेटल डाउन हो जाती है, बाकी उसके बाद फ्लक्चुएशन नहीं आती, तो ये हमारे पास है सेटलिंग टाइम, उसको हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो सेटल हो जाती है, और जो रिस्पॉन्स होती है वो हमारे पास पहुँच जाती है जो है फाइनल वैल्यू तक ऑलमोस्ट पहुँच जाती है, और उसके विद इन 2% तक पहुँच जाती है, मतलब 2% प्लस एंड माइनस में से उसकी पहुँच जाती है। सो उसको हम कहते हैं सेटलिंग टाइम कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक सिस्टम है जिसका हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ऊपर वाली वैल्यू मिसिंग है, एक्चुअली वो हमारे पास 50 के बराबर है। सो 50 डिवाइड बाई एस प्लस 50। सो इसमें फाइंड द टाइम कांस्टेंट, सेटलिंग टाइम एंड राइज टाइम। सो हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है वो हमारे पास बराबर है 1/a के बराबर है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा था 1/a के बराबर है, वन टाइम कांस्टेंट 1/a के बराबर है। सो 1 डिवाइड बाई 50 से हमारे पास 0.02 आ जाती है। फिर सेटलिंग टाइम हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई ए हमारे पास 50 के बराबर है, तो इससे हमारे पास 0.08 सेकंड आती है। और राइज टाइम हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो बराबर है 2.2 डिवाइडेड बाई ए। सो 2.2 डिवाइडेड बाई 50, इससे हमारे पास आ जाती है 0.044 सेकंड। सो इस तरह हम किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास जो जनरल फॉर्म में होती है वो हमारे पास इनपुट अगर हमारे पास 1/s है, और जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास बराबर है b डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a s प्लस b। सो इन जनरल फॉर्म में हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है, लेकिन बाकी हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मीन्स कि हमारे पास b की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, a की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। सो उसकी बेस पे हमारे पास फिर डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं। सो एक सिस्टम को हम कहते हैं ओवरडैम सिस्टम। ओवरडैम सिस्टम में हमारे पास जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द प्लेन जो है वो लाई करते हैं, और उसके यहाँ उसकी जो आउटपुट हमारे पास रिस्पॉन्स आती है वो हमारे पास c(t) बराबर है 1 + 0.17 e⁻⁻ 7.85 इसके बराबर होती है। और एक्चुअली ये एक्चुअली हमारे पास e⁻t, और एक्चुअली ये हमारे पास आती है जब ये हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये फैक्टराइजेशन के थ्रू होती है, पोल्स की हम पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करते हैं, डिपेंड करती है कि किस तरह हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट होती है। सो यहाँ पर हम जो t की वैल्यू हमारे पास जो पोल्स की वैल्यू है एक्चुअली हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास अंडर डैम सिस्टम है। अंडर डैम सिस्टम में हमारे पास जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव लेफ़्ट साइड ऑफ द प्लेन लाई करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास होते हैं। मीन कि हमारे पास इमेजनरी होते हैं, लेकिन एक पोल हमारे पास पॉजिटिव होता है और एक पोल हमारे पास नेगेटिव। मीन अगर हम इस एग्जांपल में से देख लें,
तो हमारे पास जो पोल है, एक हमारे पास j√8 के बराबर है, दूसरा हमारे पास -j√8 के बराबर है। सो इसको कैलकुलेट करने का इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स हमारे पास आती है C(t), वो हमारे पास एक इस इक्वेशन के बराबर आती है। इसमें से हमने जो वैल्यूज़ है वो ये वाले पुट करने होते हैं। फिर अदर सिस्टम हमारे पास है अंडर डैम सिस्टम। अंडर डैम सिस्टम में हमारे पास पोल जो है वो ऑन द इमेजिनरी एक्सेस लाई करते हैं। एक j होती है और एक -j होती है, और उसकी जो हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आती है वो हमारे पास 1 - cos 3t, वेयर 3 हमारे पास पोल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और लास्ट वन हमारे पास सिस्टम जो है उसको हम क्रिटिकल डैम कहते हैं, और इसकी जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। सो ऑन द रियल एक्सेस लेफ़्ट साइड पर लाई करते हैं, और उसका जो रिस्पॉन्स होता है C(t) आउटपुट रिस्पॉन्स, वो हमारे पास 1 - 3t e⁻³ और -e⁻³ के बराबर होती है, वेयर -3 रिप्रेजेंट द पोल ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। हो गई। सो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हमारे पास जो ओवर डैम्प सिस्टम होते हैं, उसके हमारे पास जो ओवर डैम्प रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो उसके जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास 2 रियल पोल्स होते हैं, और उसकी हमारे पास जो रिस्पॉन्स आती है वो हमारे पास जो C(t) है वो हमारे पास बराबर होती है k1 e⁻t + k2 e⁻t। सो इसके हमारे पास बराबर होती है। हमारे पास जो अंडर डैम सिस्टम होती है, उसकी जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास 2 कम्प्लेक्स पोल्स आएंगे। उसमें हमारे पास रियल भी होगा और हमारे पास जो इमेजिनरी भी उसमें से होगा। जो हमारे पास अंडर डैम रिस्पॉन्सेस है उसमें हमारे पास 2 इमेजिनरी पोल्स आएंगे, j विद +j एंड -j, और उसका जो C(t) है वो हमारे पास a cos ω1t - pi उसके बराबर होगी। और जो हमारे पास क्रिटिकल डैम सिस्टम होगी उसके हमारे पास जो पोल्स होंगे वो हमारे पास रियल पोल्स आएंगे, तो उसके हमारे पास जो C(t) है वो हमारे पास k1 e⁻⁻σt + k2 e⁻⁻σt। सो इसके हमारे पास बराबर हो जाते हैं। सो ये हमारे पास 4 सिस्टम थे और उनके रिस्पॉन्सेस थे। इनके रिस्पॉन्सेस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है। हमें पोल्स और पोल्स से पता चलता है कि हमारे पास किस सिस्टम की रिस्पॉन्स है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 4 सिस्टम है, और उसको हमने बाय इंस्पेक्शन ये कैलकुलेट करना है कि ये कौन सी सिस्टम है हमारे पास। सो अगर हम सिस्टम्स को देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से एक सिस्टम को ले ले, जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले, अगर हम C वाले को ले लें जिसमें हमारे पास g(s) बराबर है 225 के + a² + 3s + 225। सो इट मीन कि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और फैक्टर हमारे पास 15 + 15 बनेंगे। सो s + 15, और दूसरा हमारे पास अगर हम 15 इससे कॉमन ले लें तो s + 15, तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर जो है वो बन सकते हैं। सो इट मीन ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है, एक्चुअली हमारे पास ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ये हमारे पास एक्चुअली क्रिटिकल डैम सिस्टम है। सो अगर इसका हमारे पास जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास बराबर है 1 - 3t, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास 15 है, और सो एक्चुअली अगर हम इस रिस्पॉन्स को राइट करना चाहते हैं तो एक्चुअली हमारे पास a + b e⁻⁻15t + ct e⁻⁻15t आ जाएगा। सो ये एक्चुअली हमारे पास क्रिटिकल डैम को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह अगर बाकी को भी हम सॉल्व कर ले, उनके पोल्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। पोल्स अगर हमारे पास वो इमेजनरी है, मतलब हमारे पास वो इमेजनरी हो या रियल हो या वो हमारे पास कम्प्लेक्स हो, तो उसके बेस पे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है, और फिर उसके मुताबिक हम क्या कर लेते हैं, उसकी जो आउटपुट है, रिस्पॉन्स है, वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम किसी भी जनरल ऑर्डर सिस्टम को ले लें, सो हमारे पास हर एक सिस्टम जो होती है वो किसी न किसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास वो ऑसिलेट करती है। उसकी कोई ना कोई हमारे पास क्या करती है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, जिसको हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं ω(n) से। फिर हमारे पास डैम्पिंग रेशो हमारे पास होती है। डैम्पिंग रेशो को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास बराबर होती है नेचुरल पीरियड डिवाइड बाय द एक्सपोनेंशियल टाइम कांस्टेंट,
और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 पाई से। सो इससे हमारे पास डैम्पिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट होती है, और इसको हम एक्चुअली जीटा भी कहते हैं। सो इससे हमारे पास जो डैम्पिंग रेशो है वो कैलकुलेट हो जाती है। अब हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन होती है सेकंड ऑर्डर की, वो हमारे पास बराबर होती है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, where omega n shows the natural frequency and the 2 zeta omega n, where the zeta shows the damping ratio of the transfer function। और इसकी बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं, मतलब ये भी हमारे पास एक टूल है जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है। सो ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है जिसमें से हमने डैम्पिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है जी ऑफ एस वो हमारे पास बराबर है 36 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4.2 एस प्लस 36। सो ओमेगा एन स्क्वायर वेयर वो हमारे पास 6 स्क्वायर के बराबर है, तो इट मीन ओमेगा एन हमारे पास 6 के बराबर आ गई। और जो 2.4 एस है एक्चुअली हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन के बराबर है। सो इसमें से हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू 6 है, 2 की वैल्यू ऑलरेडी नोन है, तो हम जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे हमारे पास जो डैम्पिंग रेशो की वैल्यू है वो 0.35 कैलकुलेट हो जाती है। सो अगर हम डैम्पिंग रेशो को देख लें, अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो इट मीन कि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो हमारे पास अनडैम्प सिस्टम होगा। अगर हमारे पास डैम्पिंग की वैल्यू लेस दैन 1 एंड ग्रेटर देन 0 आती है, सो हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास अंडर डैम्प होगा। अगर हमारे पास डैम्पिंग की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो वो हमारे पास क्रिटिकल डैम्प होगा, और अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो वो हमारे पास ओवर डैम्प सिस्टम होगा। सो इट मीन कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 0.35 आती है। सो इट मीन ये हमारे पास अंडर डैम्प सिस्टम था। सो हम सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोल्स के थ्रू भी, या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द डैम्पिंग रेशो भी, कि ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है और इसकी रिस्पॉन्स हमारे पास किस तरह की है। ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है जिसमें से हमने डैम्पिंग रेशो कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि कौन सा सिस्टम हमारे पास कौन सा है। सो यहाँ पर हमारे पास है 8, तो इट मीन फर्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए उसकी ओमेगा एन की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हम फर्स्ट क्या कर लेते हैं, हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि ओमेगा एन स्क्वायर इस चीज़ के बराबर है। सो और इसकी बेस पे हम क्या कर लेते हैं, जीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या डैम्पिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर हम इन द फर्स्ट सिस्टम हम 12 का अंडर रूट ले लेंगे, तो उससे हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ये 2 ओमेगा एन और 2 जीटा ओमेगा एन वो हमारे पास 8 के बराबर आती है। सो ओमेगा एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, वो हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास डैम्पिंग रेशो की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। या इस तरह इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसकी बेस पे हमारे पास जो है जो फर्स्ट सिस्टम है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 1.15 आती है डैम्पिंग रेशो की वैल्यू। जो सेकंड सिस्टम है उसकी हमारे पास वैल्यू आती है 0.89, और जो थर्ड है उसकी हमारे पास वैल्यू जो आती है वो हमारे पास आती है सिस्टम नंबर सी को अगर हम देखें तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास वो भी 0.89 के बराबर आती हैं। सो इट मीन हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है वो हमारे पास ओवर डैम्प सिस्टम है बिकॉज इसकी वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है, और जो सेकंड सिस्टम है वो हमारे पास उसकी जो डैम्पिंग रेशो की वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर आती है। सो इट मीन हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास डैम्पिंग रेशो की वैल्यू 1 के बराबर है, तो वो हमारे पास क्रिटिकल डैम्प सिस्टम हो गई। और जो थर्ड वन है उसकी हमारे पास जो डैम्पिंग रेशो की वैल्यू है वो हमारे पास 0.89 के बराबर आती है, जो एक्चुअली हमारे पास 1 से कम है, तो वो ये हमारे पास हो गई अंडर डैम्प सिस्टम। सो बेस्ड ऑन द डैम्पिंग रेशो यहाँ से हमने उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि कौन सा सिस्टम हमारे पास किस टाइप्स का है। सो ये हमारे पास सिस्टम हो गए और उसको कैटेगराइज करना है कि कौन सा सिस्टम हमारे पास किस रिस्पॉन्स का है अगर हम उसको स्टेप रिस्पॉन्स देते हैं। सो 4 टाइप ऑफ सिस्टम है, अंडर डैम्प सिस्टम है, ओवर डैम्प सिस्टम है, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम है और अनडैम्प सिस्टम है। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम फिर हर एक सिस्टम को सेपरेटली पढ़ेंगे और उनके रिस्पॉन्सेस को डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे कि कौन से सिस्टम हमारे पास किस तरह के रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनके राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम क्या है, ये तमाम को हम क्या करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।